बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, जितने भी लसानी के मुदासरीन हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह हम लोग सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कि शाम तक हम अपनी वीडियो कंप्लीट करके आप सब लोगों को दें। तो आज मैंने दावत दी है मिर्ज़ा अबू बकर सदीक़ साहब को, जो जेलम से आए हैं मेरे पास। इंशाल्लाह उन्होंने बहुत एक ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन रेडी की हुई है इस केस के बारे में। वो आपको बताएंगे और एक एक चीज़, एक एक नुक्ता समझाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो बड़े गौर से देखें और उसके बाद आप फ़ैसला कीजिएगा। हम आपके ऊपर ही छोड़ेंगे कि आपने उसके बाद किस डायरेक्शन में जाना है। तो हमें आपकी यूनिटी चाहिए। आप ही हमारी ताकत हैं, आप ही हमारी फ़ोर्स हैं, आप ही हमारी सब कुछ हैं। तो हम आपकी खिदमत के लिए इस गरीब आवाम का जो लुटा हुआ पैसा है उसको इन चोरों से वापस लाने के लिए एक जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। 22 दिन से हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो आज वो दिन आ गया कि हम आप लोगों को उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दें कि हमने किया क्या है। तो डाटा कंट्रोल से रिलेटेड आपको डिस्कशन शारी अबू बकर साहब बता देंगे, क्योंकि डाटा कंट्रोल करना एक इतना सेंसिटिव मामला है जिसको तो हमने इसमें आइडेंटिफाई किया हुआ है कि जो डाटा ऑलरेडी हमारा लसानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में चला गया हुआ है वो भी हमारा सिक्योर है कि नहीं है। तो इसके लिए इंशाल्लाह आप लोगों ने मिलकर एक कोर कमेटी बनानी है। आप सब ने ये फैसला करना है कि कोर कमेटी के मेंबरान कौन होंगे। वो 10 बंदे हों, 15 बंदे हों। उनके बाद उनकी पोजीशन, उनकी तालीम और उनकी काबिलियत देखते हुए उनको हम लोग ड्यूटीज़ असाइन कर देंगे कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। तो उसमें जो डाटा एंट्री वाला बंदा होगा, अब वो मिर्ज़ा साहब तो मुझे बार बार फोर्स कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि जैसे ही इंशाल्लाह ये अवाम फैसला करेगी उसके बाद हम देखेंगे किसने बनना है। उसने ये करना है कि इसके लिए एक अलग सा सिस्टम होना चाहिए। अलग सा सिस्टम इतना सिक्योर होना चाहिए कि उसमें जो फ्लैश ड्राइव है या यूएसबी, आप सिंपल लफ्ज़ में आपको बता दूं कि वो एक्सेस नहीं होनी चाहिए उसकी, ताकि आपका डाटा एक ही सिस्टम में इनपुट हो रहा हो लेकिन वो लीक नहीं हो आगे किसी के पास भी। इसको हमने इस तरह सिक्योर करना है। और वो जो डाटा एंट्री होगी आपकी, वो सिर्फ और सिर्फ इदारों के पास एक्सेस होगी, उनको देने की। और ये हमारी कोर कमेटी ज़िम्मेदार होगी कि वो ज़िम्मेदारी के साथ सिर्फ वो डाटा इदारों को देगी जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी। अननेसेसरी वो डाटा कहीं पे लीक आउट या कहीं पे नहीं होगा। दूसरी बात, हमने अभी तक जो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया हुआ है लसानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का, उसके अंदर 17 बंदे ऐसे हैं जो टॉप मैनेजमेंट के बंदे हैं। जो टॉप मैनेजमेंट जिनको मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ जानी चाहिए टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन से बंदे हैं। नेटवर्कर और मार्केटर्स को हमने एक अलग खाने में रखा हुआ है, क्योंकि वो हर एक का हक है, हर आदमी का, कि वो जाके नैब में या किसी भी इदारे में वो जाके इस चीज़ को, जो इन्फ्लुएंस सिस्टम बना हुआ है, वो बता सकता है कि मैं इसके थ्रू मैंने एग्रीमेंट किया है और इसने मेरा करवाया और इसको मैंने पैसे दिए और इसने मुझे चेक दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे डिस्कस की जा सकती हैं। लेकिन हमने अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जितना हो सकता था हमने इनका डाटा कलेक्ट करके लसानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया हुआ है उसके अंदर 17 बंदे मोस्ट वांटेड पर्सन है, जिनमें से एक अभी भागा हुआ है जिसको अनीस रहमान कहते हैं, और बाकी जो 16 के 16 बंदे हैं वो पाकिस्तान में घूम रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब हमने इदारों की तरफ रुख करना है तो सबसे पहला हमारा टारगेट यही होगा कि इन बंदों को पकड़ के इनका ऑडिट शुरू किया जाए। उसके बाद जो आपके नेटवर्कर्स हैं या मार्केटर्स हैं, उनको भी अगर आपको लगता है कि इनके पास पैसा है, इन्होंने पैसा कमाया है, कंपनी ने इनको बहुत ज़्यादा इनका जो होता है अपना कमीशन होता है या इनका किसी भी सेंस में इनको पैसा दिया हुआ है, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। और मैं उनसे भी यही कहूँगा, बहुत सारे मार्केटर्स हमारे ग्रुप के अंदर भी शामिल हैं, नेटवर्कर्स भी शामिल हैं, तो मैं उनसे भी यही कहूँगा कि अगर आपने कुछ लिया हुआ नहीं है तो देन यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ फॉर ऑडिट इन नैब। अपने आप को आप नैब के अंदर ऑडिट के लिए पेश करें। आपका 1 साल का 1.5 साल का अगर ऑडिट क्लियर हो जाता है जिसमें आपके पास कुछ ऐसा पैसा नहीं पकड़ा जाता जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा हो, जो आपको तोहफ़ की मद में मिला है या किसी भी मद में मिला हुआ है, कोई आपने प्रॉपर्टी बना ली, कोई आपके पास गाड़ियाँ आ गई, तो वो चीज़ें काउंटेबल हैं क्योंकि वो इन्हीं गरीबों के पैसे से बनी हुई हैं। बहरहाल ये एक सेपरेट केस है। इस वक्त मैं मिर्ज़ा अबू बकर साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ, वो आके आप लोगों को जो हमने प्रेजेंटेशन रेडी की हुई है उस प्रेजेंटेशन के बारे में बताएं और इंशाल्लाह हम फर्दर आगे का स्टेप लें। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको बड़े गौर और ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद अपना फीडबैक जो है वह हमें जल्द से जल्द देंगे। हमारे नंबर नीचे स्क्रीन पर दिए हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया आप देखने का। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा अबू बकर सिद्दीक़।
आपके सामने लासानी, फ्रॉड, रिकवरी और प्रोसेस जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको लेकर हाजिर हुए हैं। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। 25 दिन पहले जब हम इस सफ़र का आगाज़ किया, कोशिश ये थी कि सब लोग कोऑर्डिनेट हो सकें ताकि वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग पूरी कर सकें, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक को मदद मिल सकती है और हम अपने केस को बेहतर तरीके से, बेहतर रिसोर्सेज के साथ, बेहतर जगहों पर अप्रोच करके हल की तरफ लेके जा सकते हैं। ऑब्वियसली आप सबको इस बात का इल्म है कि डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट लड़ाइयाँ होती रही हैं और धड़ेबाजी होती रही है, लेकिन शुरू से मेरा मकसद सबको इकट्ठे करने का ही था कि हम एक प्लेटफॉर्म पर अपनी स्ट्रेटजी को डिवाइस करके आप लोग कोर कमेटी के मेंबर्स उसके ऊपर अपना एक प्लान तैयार करें ताकि हम इसको नेक्स्ट स्टेप पर और नेक्स्ट स्टेज पर लेके जा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह नैब 26 जनवरी के बाद से एक्टिवेट हो चुका था। उन लोगों को अपनी इन्वेस्टिगेशन का अमल जो है वो शुरू करने में देर नहीं लगी। बाय ऑल मींस ये अच्छी बात है कि नैब जैसे इदारे ने इस जिम्मेदारी को कबूल किया और अब उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन इस बात का भी हमें इल्म है कि नैब का एक प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा और उन्होंने दोनों पार्टीज़ की बात सुनकर इस बात को कंफर्म करना है कि वेदर दे शुड प्रोसीड विद द केस और नॉट, या इसके ऊपर क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं। स्टार्टिंग विद अवर प्रेजेंटेशन, पहली चीज़ है लॉज ब्रोकन, कौन से कानून तोड़े गए। पहला, वॉज फ्रॉड जस्ट अगेंस्ट अवर प्रॉपर्टी एंड मनी। क्या आप समझते हैं कि फ्रॉड सिर्फ हमारे प्रॉपर्टी या पैसे के साथ किया? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर आप भूल जाएं, लेकिन अगर इसका जवाब नहीं है तो फिर आगे सुनिए कि मनी लॉन्ड्रिंग, आपने कैश दिया, कैश देने के बाद कैश आपने रिसीव भी किया, कैश आपने फॉरवर्ड भी किया, उन्होंने भी कैश रिसीव किया। मनी लॉन्ड्रिंग इसको कहते हैं कि जहाँ पर उन्होंने आपसे पैसे लेकर प्लेस किए, उसके बाद उसकी लेयरिंग की। लेयरिंग का मतलब होता है कि उन्होंने उस पैसे को कैश लेकर डिफरेंट अकाउंट्स में डिफरेंट रिसोर्सेज के ज़रिए फैला दिया। अब बेसिकली इस बात को जस्टिफाई करना कि क्या वो इंटीग्रेशन के अमल में है या एक्सट्रैक्शन के अमल में है, इसका किसी को कोई इल्म नहीं है। अगली चीज़ टैक्स इवेजन, जहाँ पे कैश डीलिंग हो रही हो, जहाँ पे प्रॉफिट भी कैश में दिया जा रहा हो और इन्वेस्टमेंट भी कैश में ली जा रही हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे टैक्स इवेजन हो रही है। उसके लिए कई इदारे हैं जो टैक्स इवेजन के लिए काम कर रहे हैं। FBR हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम ही है इस चीज़ को पकड़ना। फोर्जरी, आपके अकाउंट्स, आपके चेक्स, आपके स्टाम्प पेपर, आपको किस बात का यकीन है कि इसमें से कोई चीज़ असली है या नकली है। मिसाल के तौर पर आप कहीं स्टाम्प के लिए जाते हैं तो सबसे पहला तरीक़ेकार स्टाम्प का ये होता है कि दोनों फरीक मौजूद होते हैं और वहाँ पर उसको रजिस्टर में एंटर कर लिया जाता है। वी आर नॉट श्योर, क्योंकि किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ है तो नोटरी पब्लिक मौजूद नहीं था, स्टाम्प फरोश मौजूद नहीं था, स्टैम्प से और उनको फिल करके ठप्पे लगा के आप लोगों को दे दिया गया। आप समझते हैं कि आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है। डेफिनेटली लीगल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इशू हुआ है। इसका मकसद जो रेवेन्यू जनरेट होता है लीगैलिटीज़ के ऊपर, वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट के ख़जाने में ही जाता है। तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली इस चीज़ की जिम्मेदारी रखना कि कितने स्टाम्प पेपर्स इशू हुए हुए हैं, ये इनडायरेक्टली इदारों की जिम्मेदारी बन जाती है। अगली चीज़ है काउंटरफीटिंग। काउंटरफीटिंग और फोर्जरी को आप मिक्स कर लें। काउंटरफीट के अंदर आपके चेक्स भी काउंटरफीट हो सकते हैं, और भी कई काम हो सकते हैं। इसकी डिटेल ज़्यादा देने का कोई मकसद नहीं है। आइडेंटिटी फ्रॉड, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। हाँ, ग्रुप्स के अंदर हम लोगों ने, मैंने ख़ास तौर पे सबको बोला कि आप मुझे अपनी कोई डॉक्यूमेंट्स ना भेजें, मुझे जो आपसे डेटा चाहिए वो सिर्फ आपका नाम, टेलीफोन नंबर, सिटी और आपकी अमाउंट कितनी है। इसके अलावा आपकी जो स्टैम्प पेपर्स, आपकी रसीदें जो उन्होंने इशू की हुई, आपके चेक बुक्स की फ़ोटोकॉपीज़, वो हमें इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये जो डाटा होता है दिस इज़ ईजीली सोल्डेबल। उसके अंदर आपने जब अपने स्टैम्प पेपर को साइन किया तो अंगूठे का निशान, अपना टेलीफोन नंबर, अपने घर का पता, वल्दियत, ऐसी कोई चीज़ है जो आपने नहीं छोड़ी, उनको प्रोवाइड कर दी है। अब उसको वो किस लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप या तो किसी वकील के साथ बैठ के करें या किसी पुलिस वाले के साथ बैठ के पूछें कि वो किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं। अब जब ये सारा काम हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरफीटिंग, फोर्जरी, आइडेंटिटी फ्रॉड, ये सब टेररिज्म से लिंक करता है, तो एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट्स को भी इसमें मुलविस किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, क्योंकि उन लोगों का ये काम है इन चीज़ों को प्रिडिक्ट करना, इन एक्टिविटीज़ को देखकर इसके बारे में लोगों को बताना। अब सबसे बड़ा सवाल
नेक्स्ट जो है वो स्टेक होल्डर्स का है। हम किस किस को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, किस किस को, ज़रूरी नहीं कि हम उनको जिम्मेदारी ठहराएं, ये बताना कि किस किस की जिम्मेदारी है और कौन सा ऐसा इदारा है जिसको जाके हम जिसका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और हमारी लूटी हुई रकम हम लोग को वापस आनी चाहिए। अब हमें इस बात का इल्म है कि सबसे पहले जो स्टेक होल्डर्स दो इन्वॉल्व हैं वो हैं लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज और आप लोग इन्वेस्टर्स। लेकिन अब ऑब्वियसली जो लासानी में काम कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, स्टाफ हो गया, वो भी इसमें ऑटोमेटिकली शामिल हो जाते हैं। अगली चीज़ आती है इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं? वो लोग जो आपको राग़िब करते हैं अपने नाम की वजह से किसी की तरफ। हम ये जानते हैं कि अनीस सुलेमान और उसके साथियों ने शेख रशीद, गवर्नर पंजाब, चौहान साहब, KPK के कुछ वज़रा, फेडरल मिनिस्टर्स, इन सब लोगों के साथ तस्वीरें खिंचा के अपने ऑफिस में लगाई हुई थी। हम ये नहीं कह रहे कि वो जिम्मेदार हैं, हम ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली आप में से मेरे हिसाब से 95% इन्वेस्टर्स तो वो होंगे जिन्होंने वो तस्वीरें देखकर ये समझा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इस दौर में जब वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं और हर चीज़ एहतिसाब के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उनके जो ये वज़रा हैं ये उसी को सपोर्ट करेंगे जो कम से कम एक नंबर काम कर रहा होगा। हम में से किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये तस्वीरें तो खिंचवा ली इन्होंने। हम लोग अब उसकी वजह से 85% लोग ऐसे हैं जो कन्विंस हो गए कि यार ये लीगल चीज़ है। और स्पेशली उस टाइम के ऊपर ये कंपनी शुरू हुई जहाँ से शुरू हुई, लासानी चिकन फार्मिंग से। तो इमरान खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब ओपन फोरम पे आके टीवी पे उन्होंने कहा था कि मुर्गियों का काम करें, तो लोगों ने पैसे डालने शुरू कर दिए कि ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की हुई कोई सब्सिडी है। हालांकि ऐसी कोई लीगल स्टेटमेंट तो सामने नहीं आई, लेकिन दीज वर वन ऑफ द फैक्टर्स कि जिसकी वजह से आप इन्फ्लुएंस्ड हुए, अपने डिसीजन को लेने में आसानी पैदा हुई क्योंकि फेडरल मिनिस्टर्स इन्वॉल्व्ड। फिर उसके बाद आपके अपने रिश्तेदार भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने आप लोगों को राग़िब किया इसकी तरफ कि अगर आप ये करें तो आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, वो भी इन्फ्लुएंसर्स में आते हैं। ये नहीं कि उनको हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेटिव अमल के अंदर उन पे इनडायरेक्टली जिम्मेदारी बनती है क्योंकि उनकी वजह से 85% लोगों ने डिसीजंस लिए उन इन्फ्लुएंसर की वजह से, जिसमें तमाम लोगों की लिस्ट मैंने आपको बताई। इसमें वो एजेंट्स भी आ गए, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के लोग भी आ गए, क्योंकि वो आपको राग़िब कर रहे थे और आपको कन्विंस कर रहे थे कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। अगली चीज़ है कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। इसको गलत मत समझिएगा, आप कस्टमर्स नहीं हैं, ना ही आप सप्लायर्स हैं, आप लोग वेंडर्स थे, ना ही अनीस सुलेमान। अब अनीस सुलेमान चूज़ा जिससे ले रहा था आपको प्रोवाइड कर रहा था, बैक ट्रैक के अंदर वो सेटअप किसी ने नहीं देखा हुआ कि वो चूज़ें कहाँ निकालता था, उनको हैच कहाँ करता था। वहाँ से चूज़ा आपके पास लॉजिस्टिकली जिससे आता था वो उसका एक वेंडर था जो पूरे पाकिस्तान में लासानी चिकन फार्म्स को के नाम से आपको चूज़े प्रोवाइड कर रहा था, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा था, फीड प्रोवाइड कर रहा था। इसी के अंदर बायर्स भी हैं, इसी के अंदर सेलर्स भी हैं। वो लोग जो चूज़ा बेच रहे थे, वो लोग जो चूज़ा डिलीवर कर रहे थे, वो लोग जो मेडिसिन बेच रहे थे, वो लोग जो फीड बेच रहे थे, वो लोग जो चूज़े को 40 दिन के बाद ख़रीद रहे थे, वो पैसे भी आपको लासानी ही दे रहा था, 25 रुपये फ़ी चूज़े के हिसाब से। लेकिन जब उन्होंने बेचा, किसी को तो बेचा उन्होंने, वो चिकन जो फार्म से निकल कर बाज़ारों में रिटेल हो रही है, वो कौन है? तो कस्टमर और उसके साथ सप्लायर्स। ये दोनों भी इस एवेन्यू को भी देखना बहुत ज़रूरी है, इनको भी इन्वेस्टिगेटिव अमल में लाना ज़रूरी है। और ये उस वक्त हो सकता है जब हम लोग कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्योंकि एक सवाल के ऊपर जगह जगह से जवाब आएंगे और अभी हम सेपरेट धड़ों में भाग रहे हैं। पॉन्जी स्कीम्स वो होती हैं जो इस किस्म के बिजनेस मॉडल्स होते हैं, जैसे लासानी का था कि इतने पैसे दो, इतने महीने का आपको इतना मिलता रहेगा, 3.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करो, हर 40 दिन के बाद 1.25 लाख लेते रहो, 16 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 बार आपका या 12 बार आपका ये सर्किट चलेगा और आप तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए का मुनाफा लेकर अपनी प्राइमरी अमाउंट भी वो चेक अपने हाथ में पकड़ा वापस ले लेंगे। बाय ऑल मीन्स ये बिज़नेस मॉडल इस वक्त 55 से ज़्यादा कंपनियाँ यूज़ कर रही हैं और रोज़ बरोज़ आप लोग सुन भी रहे होंगे कि ये कंपनी भाग गई, वो कंपनी भाग गई। इन चीज़ों को जहन में रखिए कि ये एक ही रैकेट है, एक ही बिज़नेस मॉडल है और ये सब लोग कनेक्टेड हैं आपस में। अब पिछले पेज पे मैंने बात की स्लाइड के अंदर आपसे डाटा आइडेंटिटी फ्रॉड की। अब आइडेंटिटी फ्रॉड फिशिंग एक होती है FISHING, एक होती है PHI।
SHING। इसका मकसद ये होता है कि वो आपका डाटा इकट्ठा करते हैं और इससे साइबर क्राइम्स होते हैं। फ़िशिंग पूरी दुनिया में हर जगह के ऊपर बैन कर दी गई है। फ़िशिंग का मकसद, आपको सबसे मशहूर केस बता दूं, फेसबुक और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान जो केस चल रहा है वो फ़िशिंग पॉलिसी के ऊपर ही है, जिसको बैन किया गया है। हमें इस चीज़ के लिए पोस्ट सिनारियो प्रोसेस, यानी कि गबन या जो भी धोखा आपके साथ हुआ है उसके बाद आप अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स उठा रहे हैं। क्या आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि आपके अकाउंट्स कहाँ खुले हुए हैं आपके नाम से? क्या आपने कोई ऐसी डिटेल या उसके बारे में सोचने के बारे में भी सोचा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आपको इस बात का इल्म नहीं कि आइडेंटिटी फ्रॉड या आपकी जो पर्सनल डिटेल्स जिनके पास पहुंची हैं वो उसका क्या क्या कर रहे होंगे और कैसे कर रहे होंगे। नेक्स्ट चीज़, ऑब्वियसली जब इतना बड़ा रैकेट हो तो ये आप किसी भी कार्टेल यानी कि गैंग के साथ, हमें भी इस बात का इल्म है कि गैंग्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो उसकी सरपरस्ती भी करते हैं और इनडायरेक्टली उसकी मदद भी करते हैं। अब अगर वो यहाँ से भागा है, वो जिसके पास मस्कत में बैठा हुआ है, जो उसका स्पॉन्सर है, क्या उन लोगों को इस बात का इल्म नहीं है क्या कर क्या है? उन लोगों तक पहुँचने के लिए, उन लोगों की रिसोर्सेज को जानने के लिए हमें से किसने अब तक इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की कोशिश की है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेट का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट जो है इनडायरेक्टली चूँकि आपके माल, आपकी जान की हिफाजत करती है, और ऐसे कई इदारे हैं जिनका मकसद ये होता है कि वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ को नज़र रख कर प्रेडिक्ट करते हैं और उसके ऊपर अपना फोरकास्ट देते हैं कि क्या ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, और उस पर फिर वो उनके ऊपर अटैक भी करते हैं। उस चीज़ के ऊपर, स्टेट के ऊपर कौन से डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है, एक स्लाइड है ब्रेकअप के नाम से। इसमें एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहूँगा कि 3.5 लाख रुपया जो पहले बता चुका हूँ, आपने इन्वेस्ट किया, 5000 चिक्स आपको मिले। मिसाल के तौर पर उनको वो चिक्स जो हैं, हमें पता है कि आज पाकिस्तान में अगर आपको वैक्सीनेटेड चिक्स चाहिए तो 27 रुपये के रेट से आपको मिल जाती है वैक्सीनेटेड, जो आप 40 दिन बड़ा करते हैं और 40 दिन के बाद उसको आप मार्केट में रिटेल कर देते हैं। अगर उसी चीज़ को ध्यान में रखा जाए तो उसने 1.5 लाख का माल आपको दिया, उसके लिए उसने आपसे 3.5 लाख लिया। 50,000 महीने की फीड और मेडिसिन पे लगा दें, 2 लाख उसका खर्चा हुआ। उसने वही माल 1.25 लाख देकर 40 दिन के बाद आपसे उठाया, तो आपके 3.5 लाख में से 3.25 लाख रुपया वो खर्च कर दिया। लेकिन जो 1.25 लाख में से माल उठाया, मिसाल के तौर पर उसमें कई मर गए होंगे या जो भी है, हम 5,000 का ही फिगर जहन में रखते हैं और 200 रुपये के हिसाब से बेचता है, तो 10 लाख रुपया उसने उससे कमाया आपके पैसे से, आपको 1.25 लाख दिया। आप इस शक में हैं कि आपके 3.5 लाख उधर के उधर ही हैं और 16 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट की मद में आपको वापस मिल जाएंगे और उस वक्त तक आप अपना प्रॉफिट लेते रहेंगे। तो ये मत सोचिए कि उसने पैसा उड़ा दिया, पैसा खर्च कर दिया। उसने पैसा, आपका पैसा उसने ट्रिपल नहीं 4 गुना ज़्यादा किया हुआ और उसने उसको सही जगह पे एलोकेट किया हुआ है और अब वो उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है। वो इस समझ से गुजर रहा है, इसलिए वो सेफ हेवन लेकर मस्कत में बैठा हुआ है विजिट वीज़े के ऊपर। नेक्स्ट चीज़, स्टेट और क्यों हम स्टेट को इसमें इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं? इन्वॉल्व तो करने ऑटोमेटिकली वो लोग इन्वॉल्व हैं। अगर हम इस चीज़ को समझें तो अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रेफरेंस से देखा जाए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SCCP, ये प्राइमरी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स पाकिस्तान में समझे जाते हैं, जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के नीचे भी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको अपनी STR रिपोर्ट्स FMU को देनी होती हैं। मैं कोट करूँगा मंसूर सिद्दीकी साहब को, DG FMU, आज से 2 साल पहले उन्होंने कहा था कि हमने बैंक्स को ये रिकमेंड किया है कि आप अपनी STR रिपोर्ट्स डिटेल भेजा करें और उसमें इंफॉर्मेशन को हाइड ना किया करें, क्योंकि आप रिलक्टेंट होते हैं अपनी इंफॉर्मेशन देने में। बैंक्स का ये काम है कि जब वो किसी भी अकाउंट के अंदर कोई ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी देखते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट डू इज़ वो ये रिपोर्ट कर देते हैं फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट पाकिस्तान को, और उस यूनिट का काम ये होता है कि वो उस रिपोर्ट को एनालाइज करती है और उस पर फोरकास्ट देती है और लीड करती है प्रोसिक्यूशन की तरफ अगर उनको थोड़ा सा भी उसमें कुछ गलत नज़र आ जाए। SBP, SCCP, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटीज़, इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, CII, NAB के पास आप हैं। NAB की इनडायरेक्टली जिम्मेदारी बनती है लेकिन डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं। ANF, एंटी नारकोटिक्स, FIA, कस्टम्स, FBR जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, FMU, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, IB, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, आपका डाटा आइडेंटिटी फ्रॉड को प्रोटेक्ट करने का सबसे पहला जिम्मा जो है वो नादरा के पास जाएगा। क्या आप में से किसी ने वो दर खटखटाने की कोशिश की है? ये वो चीज़ें हैं जिनको आप ज़हन में रखें। अब स्ट्रेट एक्शंस FIR के ऊपर पुलिस जब एक्शन लेती है, आपका कोई बंदा पैसा नहीं दे रहा, सबसे पहला काम आप पुलिस में जाकर रिपोर्ट कराते हैं।
क्या आपने किया? कुछ लोगों ने किया, क्या उसका कोई रिजल्ट निकला? जब तक ये एप्लीकेशन यूनिफाइड नहीं होगी आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ नहीं जा सकते। नाजरा का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट स्लाइड जो है लासानी रिकवरी प्रोसेस के ऊपर है। पहले इस चीज़ को देखना कि हम उसको करेंगे कैसे, ये जानना ज़रूरी है कि हमने करना क्या है। अब तक तो किसी को नहीं इस बात का, आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो नैब को केस सबमिट करवा के एप्लीकेशन देकर चुप करके बैठ गए कि अब काम हो जाएगा। लेकिन ये इस बात का सबको अंदाज़ा है कि नैब एक प्रोसेस में काम करता है। इन्वेस्टिगेशन जब तक उनकी कंप्लीट नहीं होती इस ज़ुमरे में कि ये केस उनका बनता भी है कि नहीं बनता, उसी में 6 महीने निकल जाएंगे। उसके बाद फिर वो एक्शन लेना शुरू करेंगे। उसके बाद वो डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट पॉलिसीज़ को, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनको एक्सट्रैडिशन की तरफ लेके जाएंगे जो भाग गए। उस वक्त तक क्या आपको श्योरिटी है कि वो बंदे यहाँ पर ही रहेंगे? क्या आपको और मुझे इस बात का इल्म नहीं कि पाकिस्तान से लोग डंकी लगा के भाग रहे हैं? उन बॉर्डर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? उन बॉर्डर्स को सिक्योरली कौन वॉच कर रहा है? ECL में नाम देने से आपने उनको बता दिया कि तुम अब एयरपोर्ट की तरफ जाओगे तो हम तुम्हें पकड़े जाएंगे। ये भी नैब की स्टेटमेंट नहीं है, ये ग्रुप्स के अंदर फैलती हुई स्टेटमेंट है। मेन स्टेटमेंट ये होनी चाहिए कि इन लोगों को यहाँ पर इधर ही रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। अगर ये लोग ऑलरेडी नॉमिनेट हो चुके हैं और इन तमाम लोगों के नाम, इनका एग्नाग्राम जिस तरह मिर्ज़ा आतिफ साहब ने तैयार किया हुआ है, टॉप के 16 एग्जीक्यूटिव्स, लेकिन ये बहुत डीप है। उन 16 लोगों को, एक बंदे को आप एक्सट्रैक्ट कर दें, अनीस सुलेमान जिसका पता है वो मस्कत चला गया, बाकी 15 कहाँ हैं? बाकी 15 के लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कौन से ऐसे इदारे हैं जिनको जाके रिक्वेस्ट की जा सकती है? कौन से ऐसे इदारे हैं जो इनको बाहर जाने से रोक सकते हैं? ECL काफ़ी नहीं है, ये एक लीगल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन हमें पता है पाकिस्तान से बाहर जाने वाले 75% लोग डंकी लगा कर जाते हैं, और अगर वो डंकी लगा के निकल गए हैं तो आप कैसे पकड़ेंगे उनको? आप कैसे उनको ट्रेस आउट करेंगे? इस सिलसिले में उन बॉर्डर्स पे जो रास्ते हैं, वो एजेंट्स जो उनको लेकर जाते हैं, वो टाउट्स जो ये डील्स करवाते हैं, और वो लोग जो बॉर्डर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक तरफ आपके LOC है और इंडियन एक बंदा नहीं घुस सकता, लेकिन पाकिस्तानी जाना चाहे ईरान से, अफगानिस्तान से निकल के एक दुनिया की जिस मर्जी कोने में जाना चाहे पहुँच जाता है। वो एजेंट्स कौन है? ये रैकेट है, ऑब्वियसली कार्टेल, गैंग्स, सब कुछ इन्वॉल्व है। ये काम तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन इसकी तरफ अभी तक इन्वेस्टिगेशन को ब्रॉड नहीं किया गया, और उसको एप्लीकेशन में डालकर आप अपनी शिकायत के अंदर भी दर्ज नहीं कर रहे। शिकायत में आपने क्या बताया ये आप सबको पता है, मुझे उस पर तफसील देने की ज़रूरत नहीं है। अब जब तक हम कोऑर्डिनेट नहीं होंगे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी हम लोग डिटरमिन नहीं कर सकते कि हमारी लायबिलिटीज़ क्या हैं और हमने लूज़ क्या कर दिया। आपकी लॉसेस, सब लोग ये समझ रहे हैं कि 3.5 लाख रुपए से जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने 2 करोड़ तक किया, जिन्होंने 5 करोड़ तक किया, ये आपका लॉस है। नहीं, आपका लॉस वो प्रॉफिट भी है जो आपको नहीं मिल रहा। आपका लॉस आपके पैसे लेकर भागने के बाद आपको प्रॉफिट दिए बगैर पिछले 2 महीने से जिन मसाइल से आप गुजर रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गाड़ियाँ ले ली होंगी कि अब रेगुलर इनकम आएगी, हम किस्तों पे गाड़ी ले लेते हैं। कईयों ने ज़मीन ले ली होगी, प्लॉट ले लिया होगा, उसका इंटरेस्ट आप दे रहे हैं, क्या आपसे देने हो रहा है? अगर नहीं देने हो रहा तो उसके रिप्रिकॉशंस क्या हैं, यानी कि उसका आप कैसे फेस करें वो प्रेशर जो लोग इस वक्त आप पे डाल रहे होंगे, जिन आपने कई लोगों से उधार लेकर भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। ये पोस्ट सिनारियो यानी कि कार्रवाई या उसका जो भी उसने किया गबन करने के बाद का जो लाइफ आपके ऊपर जो असरअंदाज हो रही है, क्या वो लॉसेस नहीं है? इसलिए मैं लफ्ज़ यूज़ किया पोस्ट सिनारियो, प्री सिनारियो एंड पोस्ट सिनारियो, कार्रवाई होने से पहले और उसके बाद इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। सुनने में आया कई लोगों ने खुदकुशी की, कई लोग करना चाह रहे हैं, कई लोग सुसाइडल टेंडेंसीज़ यानी कि अपने आप को मारने के चक्कर में ग्रुप्स में आके अल्लाह कहते हैं कि अगर ये ना हो तो मैं अपने आप को ये कर दूंगा। उससे जो उनकी फैमिली को प्रेशर पड़ रहा है, उनके बच्चों को पड़ रहा है, उनकी बाकी ज़िंदगी के अंदर पड़ रहा है, ये वो इम्प्लीकेशंस हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और इनको रेक्टिफाई करने के लिए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ या किसी लीगल तरीके से यूनिफाइड एप्लीकेशन के साथ कोई नहीं जा रहा। आपका वजन उसी वक्त बनेगा जब आप झुंड के तौर पे जाएंगे। अभी आप लोन शार्क्स की तरह जा रहे हैं। हमारी इस प्लान के अंदर ऑब्वियसली इन सबको फैसिलिटेट, रिकवर और सपोर्ट करने का भी प्लान है, जिसमें ऑब्वियसली ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक वक्त का खाना नहीं है। व्हाट आर वी डूइंग एज लासानी इफेक्टिव्स? हम एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं? ये बात मैं पहले समझा चुका हूँ कि और किसी रिश्ते से ना सही, लेकिन इन्वेस्टमेंट के रिश्ते से आप सबका पैसा गया है। आप उस एक पॉइंट पे खड़े हो जाएं कि आप लोगों का पैसा एक बंदे ने चोरी किया, कोई दूसरा बंदा तो नहीं है। अनीस रहमान ही है जिसने सब इन्वेस्टर्स के पैसे लिए और सबसे पहले फरार भी वो हुआ। पोटेंशियल ऑफेंसेस आइडेंटिफाई करना कि इसके अलावा और कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जो हो सकते हैं
ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब उसने अकाउंट्स खुलवाए, पैसा स्कैटर किया। पाकिस्तान में आज भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर बैंक्स जो हैं वो कंप्यूटराइज नहीं हुए, और हमें इस बात का इल्म है कि लोग पैसा एलोकेट करने के लिए किसी अननोन बंदे के नाम पर उसकी डिटेल से अकाउंट खुलवा के पैसा डाल देते हैं ताकि उनके ऊपर मुद्दा ना गिरे। तो ये चीज़ें भी आप लोगों ने कंफर्म करनी है, और हम एज अ टीम एक ऐसी स्ट्रेटजी को बना चुके हैं जिसके अंदर हम एट वन शॉट एक ही वार के साथ इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करके अपने मकासद की तरफ जाने का पहला कदम उठाएंगे, क्योंकि जो हो रहा है वो बहुत स्लो है और वो हमें अपने मकसद की तरफ लेके जाने में ज़रा टाइम लगा देगा। इसके लिए जो भी एप्लीकेबल पॉलिसीज़ हैं वो हम इसमें इंडोर्स करेंगे, वो करना बहुत ज़रूरी है। हम इस बात का इल्म है कि FIA का काम है पासपोर्ट, इमिग्रेशन, बॉर्डर कंट्रोलिंग के अंदर आते हैं, एंटी टेररिज्म में आते हैं, एंटी करप्शन में आते हैं। FMU का काम यह है कि वो फ्रॉड, टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक्स, इन सब लोगों को वो जो है वो देखते हैं। इसमें पुलिस जिसके पास FIA जैसे इख्तियार हैं लेकिन थोड़े से ब्रॉड हैं, क्योंकि वो क्रिमिनल और सिविल ऑफेंसेस दोनों के पीछे जाते हैं। इन सब इदारों को कोई टच नहीं कर रहा। पाकिस्तान की टॉप 5 एजेंसीज हैं। एवरीबडी नोज ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, और उनका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ स्टेक होता है। क्या हमने उनका दरवाज़ा खटखटाया? पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया, FIA का खटखटाया, IB का खटखटाया, इंटेलिजेंस सर्विसेज का खटखटाया, नथिंग इज़ हैपनिंग। और इस चक्कर में सिर्फ नैब के ऊपर सारा बोझ डाल देना नैब के साथ जाती है, और दूसरों के पास ना जाना दूसरों के साथ जाती है, क्योंकि वो भी इस मुल्क के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, और उनका भी हक बनता है कि जब तक आप उनको दरख्वास्त ही नहीं देंगे आपकी कार्रवाई कहाँ से होगी। आप सिर्फ नैब में देके चुप करके बैठ गए। हमारा मौक़िफ़ ये है कि वी शुड यूनाइट, एक यूनिफाइड एप्लीकेशन हो जिसका मकसद ये हो कि कोई भी नैब के पास नहीं जा रहा जनाब। हमने अब आपको पता है कि कितनी डिसपेंसीज हैं। नैब अब लोगों को जब बुला रहा है, लोगों को 5-5, 6-6, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे का सफ़र करके नैब के पास अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए जाना पड़ रहा है, जबकि जब आपने शिकायत लिखी है तो क्या वही स्टेटमेंट आप पहले दे नहीं आए? ये सवाल ग्रुप में कई दफ़ा हम लोगों ने एज अ टीम उठाया है, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। नैब को ये मसला इसलिए पेश आ रहा है क्योंकि आप यूनिफाइड नहीं थे, एक बैनर के अंडर नहीं थे। आपकी एप्लीकेशन अभी तक वहाँ नहीं पहुँची। उन लोगों की जिन लोगों की एप्लीकेशन से भी नैब तक नहीं पहुँची, उनको एलोकेट करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए आपकी कोर कमेटी क्या कर रही है? उसके लिए कोई प्लान डिवाइस किया हुआ है? ये चीज़ें जहन में रखते हुए हमें की इशूज़ को जहन में लाकर एंटी फ्रॉड के प्रोग्राम को भी जहन में रखना है कि हम फ्रॉड तो हो गया, 55 दूसरी कंपनीज है जो सेम बिजनेस मॉडल के साथ काम कर रही हैं, उसको रोकने के लिए आप एज अ तहरीक क्या कर रहे हैं, ताकि उसके साथ साथ आपकी आइडेंटिटी फ्रॉड के साथ साथ मज़ीद ऐसे झोल ना हो जिसकी वजह से आप मज़ीद किसी मसले में ना फंस जाएं। क्या ये फ्रॉड जो वो कर रहे हैं ये वाइड स्प्रेड है, इसको लिंक कैसे करना है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। हमारे प्लान के अंदर यूनिफाइड एप्लीकेशन के साथ इन तमाम इदारों को एज अ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व करके इनको एप्लीकेशन भी देनी है, और मेन कल्प्रिट को सामने रखते हुए इनडायरेक्टली पाकिस्तानी सिटीजन होने के नाते और इन्वेस्टर होने के नाते हमारा ये हक पहुँचता है कि हम उन इदारों को भी जिम्मेदार समझें जिनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमने इस चीज़ को लीगल समझा। SECP एक बार उसको क्वेश्चन के लिए बुला लिया, उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों नहीं लोगों को बताई कि इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, आप अपने पैसों को वापस लेने की कोशिश करें। इस तरह की और कई FBR टैक्स इवेजन से मामला, आप पूरा साल, जिन लोगों ने पूरा साल प्रॉफिट लिया, कैश में लिया या बैंक में लिया, उनके ऊपर टैक्स का कोई लेटर आया, FBR ने कुछ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कुछ करने की कोशिश की, तो इनडायरेक्टली बाय ऑल मींस इसका मतलब यही है, सिस्टम है, इदारे हैं, लेकिन उन इदारों को कलेक्टिवली यूज़ नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से हम ऐसे प्रॉब्लम्स का शिकार हो गए। अब सबसे पहला काम इस टीम का ये है कि हम अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियलिटी के ज़िम्मे में रखते हुए इसको इस तरह से प्रिजर्व करें कि इस पे किसी और का हाथ ना आ सके। इसमें हम पाकिस्तान की फेडरल अथॉरिटीज़ को शामिल करते हुए एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करें कि वो डाटा सिर्फ उनके साथ शेयर हो, या जो डाटा लीड में हमारी स्कोर कमेटी के अंदर हैं वो इसको सॉर्ट आउट करते रहें। अभी काम बहुत हैं, हमने इस फ्रॉड थ्योरी को समझना है, हमने इन तमाम इदारों को
इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो जहाँ पे जिसका बनता है उनको इन्वॉल्व करना है अपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर, जो हमने तमाम इदारों को देनी है। और हमारा अगला मकसद यही है कि जब हम यूनिफाइड होकर ये एप्लीकेशन दे देंगे तो ऑब्वियसली वी विल बी हेडिंग डायरेक्ट टुवर्ड्स द हेड ऑफ द स्टेट्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स। हमने उनसे मिलना है, उनके सामने ये पूरे का पूरा पलंदा रख देंगे विद इंफॉर्मेशन इन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी थ्रू अ लॉयर, ताकि हम लोग को उसका जवाब मिल सके। और इस पे अगर हम मिलकर ये कर लेते हैं तो डेफिनेटली सुओ मोटो ज़रूर होगा, क्योंकि अभी आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो सिंगुलरली जा रही हैं नैब के पास। हम वो नहीं करना चाह रहे। नैब को जो कर दिया आपने, जो लोग भेज रहे हैं, जिन्होंने नहीं भेजी वो भेजते रहें, लेकिन बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स को टच करने के लिए हम लोग का एक पेपर पे आना ज़रूरी है। तो हम एक यूनिवर्सल स्टोरी, यूनिफाइड स्टोरी, तमाम चीज़ों को कवर करते हुए सब लोगों के नाम बीच में अटैच करके एक यूनिफाइड एप्लीकेशन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एंड आई एश्योर यू दैट विद इन 2 वीक्स हम लोग किसी न किसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे। इफ़ नथिंग एल्स, मकसद तो हमारा पैसे लाना है, और सिर्फ वो पैसे नहीं जो आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं, बल्कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म होने तक जितने आपका प्रॉफिट बनता है वो भी क्लेम करना आपका लीगल राइट है, क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट का इशू किया हुआ वो डॉक्यूमेंट है जिस पे उसने आपसे ये प्रॉमिस किया हुआ है। तो ये आपकी पोस्ट सिनारियो और प्री सिनारियो सिचुएशन को सामने ले आएगा। इसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसमें प्रोजेक्ट लीड, कोर कमेटी, सिटी कोऑर्डिनेशन। जब तक हम सिटी कोऑर्डिनेटर्स के साथ उस सिटी को सेग्रीगेट नहीं कर देंगे, हम लोग इन्फॉर्मेशन ना तो इकट्ठी कर सकते हैं ना आगे लेके जा सकते हैं। लीगल इश्यूज़ के ऊपर ऑब्वियसली हमें लॉयर्स की ज़रूरत है, एंड वी आर गोना सेलेक्ट द टॉप वंस एंड द बेस्ट वंस। उसकी वजह यह है कि आपका ये मौक़िफ़ जब फॉर्म में आकर उन इदारों के पीछे भी जा रहा है जिनको मैं अभी डिस्क्लोज़ करना नहीं चाह रहा, तो ऑब्वियसली एक ऐसा बंदा हो जो खड़ा रहे आपके लिए, ये ना हो डर के भाग जाए, बिदक जाए, थोड़ा सा प्रेशर पड़े और वो बोले जी ये इदारे मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें ऑब्वियसली उस लीगल एड की ज़रूरत है जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्वियसली ढूंढ के ही मिलेगी और जिसका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट किसी भी तरह से किसी जगह पे ना हो। हमने हर चीज़ को क्लियर करना है। डाटा लीड के अंदर पहले आता है रिसर्च, फिर आता है एनालिसिस, फिर आती है उसकी प्लानिंग। डाटा जो हमने अब तक किया है इसको टोटल तरीके से कोऑर्डिनेट करके, इकट्ठा करके, सेग्रीगेट करने का अमल जो है मिर्ज़ा आतिफ़ साहब कर रहे हैं। और उस रिसर्च के अंदर अभी हम यूँ समझ लें कि 60% अचीव किया है पूरे पाकिस्तान में से। 40% अभी भी मार्केट के अंदर वो लोग हैं जिन तक ये बात पहुँच ही नहीं रही। जब तक हमारे पास उन सब की स्टोरीज़ नहीं आएंगी तो कल्प्रिट सामने नहीं आएंगे। चोर को पकड़ने के लिए एक छोटा सा कुलिया या छोटी सी, क्या कहना चाहिए बेस्ट वर्ड, कोई छोटा सा सुराग भी मिल जाए तो आप मेन कल्प्रिट तक पहुंच जाते हैं उसको लिंक करते हुए। अभी वो इन्फॉर्मेशन बहुत हद तक मिसिंग है। स्टाम्प पेपर के पीछे वाली इन्फॉर्मेशन, किस नोटरी पब्लिक ने उसको टेस्ट किया हुआ है और किस स्टाम्प फरोश से वो स्टाम्प आपके पास पहुंचा हुआ है, वो नाम हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट चीज़ आती है फाइनेंशियल्स के ऊपर। ऑब्वियसली ये सारा काम आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान को जब आप एलोकेट करेंगे और इन तमाम इदारों को टच करेंगे तो हमें एक फाइनेंशियल टीम ऐसी चाहिए जो ये बैठ कर तयन कर सके कि सारे डाटे के अंदर आपकी क्लेम अमाउंट क्या है। आप अपना प्रॉफिट अगर ऐड करके उसको मल्टीप्लाई 2 भी कर देते हैं, हम लेस से हम कहते हैं हमें पूरे कॉन्ट्रैक्ट का बेशक ना दें, लेकिन कम से कम मल्टीप्लाई बाय 2 तो करना चाहिए, क्योंकि जो आप लूज़ करके, जो इम्प्लीकेशन से आप गुजर रहे हैं, जिन मसाइल से आप गुजर रहे हैं, उनका अजाला कौन करेगा, उसकी ज़िम्मेदारी कौन किसको देनी चाहिए? स्टेट को, अनीस-उर-रहमान को, उसके साथियों को, या इन्फ्लुएंसर्स को, या इसके अलावा और भी जो दूसरे इदारे हैं जिनको इन्वॉल्व किया जा सकता है। लॉजिस्टिक्स भी हैं इन्वॉल्व इसके अंदर। लॉजिस्टिक्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपकी कोर कमेटी के पास ऐसी सहूलत मौजूद होनी चाहिए कि अगर हमें से फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोर कमेटी जब इकट्ठी हो जाएगी और आपको अनीस-उर-रहमान ही खुद ही कांटेक्ट कर लेता है कि जी मैं आपसे प्री बार्गेन करने के लिए तैयार हूँ, हमने तो नहीं करनी, हमें तो वो डबल के साथ चाहिए। तो उस सूरत में आपके पास ऐसी कोई टीम प्रोफेशनली एप्टीट्यूड के साथ तैयार है जो वो टेबल टॉक्स पे जा सके। इस वक्त तक आपकी टेबल टॉक्स का किसी को अंदाज़ा है कि क्या टेबल टॉक्स हो रही हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्ट्रेटजी क्या है? कोऑर्डिनेशन के इस उम्र में सिटी से लेकर हर इन्वेस्टर मुशावरती टीम का मेंबर बन जाएगा और कोर कमेटी के वो मेंबर्स खुद चुनकर वो लोग आपके लिए 10, 15, 20 जो भी हैं वो
आपकी बात को लेकिन तमाम महकमों के पास मीटिंग्स के लिए जा सकते हैं अपने अपने एप्टीट्यूड के अंदर। वेबसाइट डोमेन हमने ले लिया है लासानी रिकवरी के नाम से। ऑब्वियसली इसको बिल्ड करना है और हम चाह रहे हैं कि उसके अंदर वो प्लगइन्स डालें जिसमें हुकूमती इदारों को डायरेक्ट एक्सेस हो आपकी इंफॉर्मेशन पर, और हम उस वेबसाइट के ऊपर सब कुछ रखें जिसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ डाटा लीड के पास होगी और उनकी टीम के पास। और कोशिश हमारी यही होगी कि वो डाटा सिर्फ और सिर्फ उन इदारों के साथ शेयर किया जाए जिनके साथ करना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को अपने घरों से उठ के ना आना पड़े। ये काम आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। जब आप 46,000 लोग हैं, उन 46,000 लोगों को किसी भी डिपार्टमेंट को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी कोर कमेटी बनी होगी तो आप यूनिफाइड एप्लीकेशन के साथ सब के सब एक एप्लीकेशन में एंटर होंगे, तो इस काम को करने में भी तेज़ी हो जाएगी। क्योंकि स्टोरी तो सबकी एक ही है, किसी ने किसी को बताया, उसके कहने पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, और जिन इन्फ्लुएंसर्स को आपने देखा, जिनकी बातें आपने सुनी, जिन लोगों ने आपको कन्विंस किया, जिन लोगों का प्रॉफिट आता रहा, ये सब इसी तरह से ये रैकेट बना है। तो बाय ऑल मीन्स इस चीज़ को ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल के बैनर के अंडर हमें ये भी देखना है कि क्रिप्टो करेंसी या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के ऊपर साइबर सिक्योरिटी को इन्वॉल्व करना, ताकि FIA आके उस काम के ऊपर भी काम करे, ये बहुत ज़रूरी है। ये इनडायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी FIA का काम भी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अदर्स में काफ़ी और मामलात हैं जिनको मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। इस वक्त तक जो हमने इकट्ठा किया है, जो चीज़ हम कर रहे हैं और जो चीज़ प्रिपेयर की हुई है, उसका मकसद सिर्फ यही है कि हम तमाम इदारों को जिनको इन्वॉल्व करना है वो, और जिनके पास जाना है इस रिक्वेस्ट को लेकर, उन सबको एक पेज पे इकट्ठा कर लें। एक्शन प्लान में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस कॉल को एक लास्ट कॉल समझ लें। लेट्स यूनाइट, लेट्स गैदर द इंफॉर्मेशन, इकट्ठे हों, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें, और फिर उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में अपनी एप्लीकेशन तैयार करके अपने लीगल एडवाइज़र के साथ इन तमाम इदारों को एट वन टाइम हिट करें, ताकि हम किसी रिजल्ट की तरफ पहुंच सकें। अब इसके बाद बाकी का जो है वो मिर्ज़ा आतिफ साहब आपको बताएंगे। थैंक यू। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, जितने भी लसानी के मुतासरीन मेरे भाई बहन हैं, माशाल्लाह से मैंने मिर्ज़ा अबू बकर साहब को काफ़ी टाइम दिया है ताकि वो डीपली आप लोगों को जो है ना, वो हमने जो प्रेजेंटेशन रेडी की हुई थी इस लसानी फ्रॉड के बारे में, तो माशाल्लाह से उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन दी है। मेरे ख़्याल में किसी भी एंगल से कोई ऐसी बात रह नहीं गई जो उन्होंने डिस्कस ना की हो इस केस से रिलेटेड, और हमारा आगे फ्यूचर प्लान से रिलेटेड। यही हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि अब हमने इंशाल्लाह आपको जो अपना फ्यूचर प्लान है वो बताना है कि अब हमने करना क्या है। तो उसमें अब मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि खुदारा अब आप ये छोड़ दें, क्योंकि आप ये देखें कि ये एक पेन है, इसको हमने एक जगह से शिफ्ट करना है दूसरी जगह, तो अगर हम राइट डायरेक्शन में इसको खींचेंगे तो ये अपनी जगह पहुंच जाएगी इस तरह। अब हो ये रहा है कि हर ग्रुप में कोई अपनी फोर्स उस तरफ लगा रहा है, कोई इस तरफ लगा रहा है, कोई इस तरफ लगा रहा है, तो ये वहीं का वहीं खड़ा है। ये मैं अपने केस की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि हमने नैब के अंदर अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई, हमारा केस वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि हम राइट डायरेक्शन में फ़ोर्स नहीं लगा रहे। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी दोस्त हैं, वो बावलपुर से हों, वो इस्लामाबाद से हों, मुल्तान से हों, लाहौर से हों, उन सब को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। हम सब मिलकर इस एजेंडे को लेके चलें तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला कामयाबी भी देगा। काफ़ी दोस्तों से मेरी पर्सनल भी बात हो चुकी है, ग्रुप के अंदर भी हमने ये बात कर दी हुई है, और आज हमने प्रॉमिस भी किया था कि इंशाल्लाह आज की डेट में हम एक वीडियो जारी करेंगे जिसमें सारी डिटेल बताएंगे। अब ये रह गया कि अब आप लोगों के ऊपर हम छोड़ देते हैं, आप लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि तकरीबन 22 से 25 दिन हो गए हमें भी काम करते हुए, और सारा डाटा कलेक्ट करते हुए, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हुए, और सारे ग्रुपों में हम टाइम भी दे रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और सारी चीज़ें आप और हमारे सामने हैं। अब ये फ़ैसला आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। आप ये मैसेज हमारा, ये वीडियो आराम से तहम्मुल मजाजी के साथ आप सुनें, और इसमें से वो बारीकी वाली जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं उनको आप समझने की कोशिश करें, और उसके बाद आपने हमें बताना है कि इस केस को अब आगे हमने कहाँ लेके जाना है। अगर आपको हमारी किसी किस्म की भी कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं।
हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं और आपके साथ मिलकर काम करेंगे। और इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि जब हम सारे इदारों को, स्टेट को इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे और उनके पास अपना केस लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला सुरखरू करेगा। दूसरी बात यह है कि अब आप लोगों ने ही मिलकर एक कोर कमेटी बनानी है, जिसके लिए मैंने मीटर साहब से डिस्कस भी कर लिया हुआ है कि कोर कमेटी की जिम्मेदारी भी हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जी मैं कोर कमेटी मेंबर हूँ या मैं यहाँ पे लीड करूँगा, कि ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं पिछले 22 दिनों में ग्रुपों के अंदर, कि लीडरशिप के ऊपर जितने भी आप समझ लें उंगलियाँ उठ रही हैं, या जितने भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आए हैं, अब हम वो नहीं चाह रहे। अब हम इसकी वोटिंग आपको दे रहे हैं, आपके ऊपर हमारा इतनी जिम्मेदारी थी, यहाँ तक हमने आप लोगों को ये सारी चीज़ प्रिपरेशन करके बता दी। अब इसको देखने के बाद आपने फ़ैसला करना है कि अब हम आगे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए हम लोगों को। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मेरी आप सब से दोबारा ये गुजारिश है कि आप सब एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, हम सबको वेलकम करते हैं, हम आप सब के साथ हैं। हमें कोई लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई किसी इस तरह की जो है ना अपनी पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं है। ये गरीब आवाम का पैसा है जिसके अंदर हम खुद इन्वॉल्व हैं, हमारा अपना ज़ाती पैसा डूबा हुआ है। तो ये मैं आप तमाम दोस्तों से, तमाम अहबाब से मेरी गुजारिश है कि खुदारा आप किसी एक बंदे को आगे लगाएं जो लीड कर सकता हो। ये ज़रूर देखिएगा, आज आपने अबू बकर साहब की काफ़ी आधे घंटे की जो है ना बात सुनी है, तो अल्लाह ताला ने हर आदमी को शऊर दिया हुआ है। ये कंपैरिजन ज़रूर कीजिएगा कि कौन इस कैलिपर का बंदा है जो हमारे ग्रुप को अगर लीड करे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इदारों में रिप्रेजेंट कर सकता है हमारे केस को। उसको बोलना आता हो, उसमें समझ हो, उसमें टेक्निकल स्किल्स हो, उसको इदारों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, तो सबसे बेहतर बात उसको स्पीच करनी आती हो। तो वो माशाल्लाह अबू बकर साहब की स्पीच आपके सामने है। तो अब आपके ऊपर है कि आप हमें क्या फ़ीडबैक देते हैं। हमारे मोबाइल नंबर स्क्रीन के नीचे हमने आपको दे दिए हुए हैं, तो अब हम आपका वेट करेंगे इस वीडियो के बाद कि आप हमें क्या फ़ीडबैक देते हैं। अल्लाह ताला हम सबका मिनसर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।